हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग के छोटी छोटी टिप्पणियां कौन कौन सी है। पहला तो आकाशीय क्षेत्र क्या होता है, फिर हम लोग का है प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि की भारत में परिस्थिति क्या है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं देखते हैं और राजनयिक आश्रम क्या होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो एक एक करके एक एक टॉपिक को समझेंगे कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि आकाशीय क्षेत्र क्या होते हैं। एयर स्पेस जिसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। आकाशीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय विधि में मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है वायु क्षेत्र और दूसरा होता है बाह्य अंतरिक्ष, जिसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। वायु क्षेत्र या एयर स्पेस क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे कि वायु क्षेत्र वह ऊंचाई है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र या लैंड टेरिटरी और प्रादेशिक समुद्र टेरिटोरियल सी के ऊपर स्थित है। यानी कि वायु क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय विधि में उसकी जो ऊंचाई है वो है कि जो पृथ्वी के जो भू क्षेत्र, जब लैंड टेरिटरी कहते हैं, और जो एक प्रादेशिक समुद्र होते हैं, जो टेरिटोरियल सी होते हैं, उसके ऊपर की स्थिति है। कानूनी नियम यह है कि संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय विधि यह स्थापित करती है कि प्रत्येक राज्य का अपने वायु क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता है, कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी होती है। इसका अर्थ है कि कोई भी विदेशी विमान तटीय राज्य की अनुमति के बिना उसके वायु क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कि अभी ये जो एक नियम हो गया, तो इसे हम लोग का हो गया कि जिसका भी टेरिटोरियल सी है या जो उसकी लैंड टेरिटरी है, उसके ऊपर का जितना भी क्षेत्र होता है वो उसका वायु क्षेत्र होता है, ठीक है। और उसमें कोई भी बाहरी जो विमान होगा वो उसकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसका आधार क्या है? आधार है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से 1944 के शिकागो अभिसमय यानी शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन द्वारा संहिताबद्ध किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं देखते हैं, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर चलने वाले गैर सरकारी विमानों को तटीय राज्य की अनुमति से उसके वायु क्षेत्र से होकर जाने का अधिकार मिलता है, जिसे पांच स्वतंत्रताएं, 5 फ्रीडम्स कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और बाह्य अंतरिक्ष या आउटर स्पेस क्या होता है वो देखते हैं। उसकी परिभाषा क्या है कि वायु क्षेत्र का की ऊपरी सीमा से परे एक क्षेत्र है। वायु सीमा की वायु सीमा जो वायु क्षेत्र है, जो वायु क्षेत्र है उसकी ऊपरी सीमा से परे एक क्षेत्र है जहां अंतरिक्ष गतिविधियां होती हैं। जहाँ क्या होती है? अंतरिक्ष की गतिविधियां होती है, करिकुलर एक्टिविटीज होती है। नहीं खाली एक्टिविटी होती, करिकुलर नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसके सटीक ऊपरी सीमा अभी तक परिभाषित नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ में इसकी सटीक ऊपरी सीमा अभी तक परिभाषित नहीं की गई है। इसे कमन रेखा या करमन रेखा, करमन लाइन के आसपास माना जाता है। कानूनी ये नियम देखें तो इसका आधार यह है कि यह मुख्य रूप से 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि जब आउटर स्पेस ट्रीटी द्वारा शासित होता है। अनाधिकरण या नॉन अप्रोप्रिएशन से ये है कि कोई भी राज्य बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। वे सभी राज्यों का उपयोग के लिए खुले, और वे सभी राज्यों के उपयोग के लिए खुले, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार 1967 में बताया गया था। शांतिपूर्ण उपयोग मतलब उसमें ऐसा है कि कोई भी राज्य एक पर्टिकुलर होगा, कंट्री जाके चांद पे खड़ी होकर नहीं, जब भी मेरा है, ठीक है, उसमें सभी का अधिकार है, ठीक है। और शांतिपूर्ण उपयोग देखते हैं, पीसफुल यूज देखते हैं कि राज्यों को बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए, जहां सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तैनाती निषिद्ध है। शांतिपूर्ण उपयोग यह पीसफुल यूज कि राज्यों को बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। यहाँ सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तैनाती क्या है, वो निषिद्ध है। ये नहीं कि सामूहिक विनाश करने के लिए तुम हथियार भेज रहे, नहीं, शांतिपूर्ण अच्छे कार्यों के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ताकत अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होती है, उसकी भारत में परिस्थिति क्या है? तो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि से कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, CIL, उन सामान्य और सुसंगत प्रथाओं से बनती है जिन्हें राज्य कानून के रूप में बाध्यकारी मानते हैं। ओपिनियो ज्यूरिस, ठीक है। भारत में इसकी परिस्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। एक तो हो गया संवैधानिक प्रासंगिकता। अनुच्छेद 51 संविधान का क्या कहता है? यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों, एक जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जो राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 51 में दिया गया है, ठीक है। न्यायिक व्याख्या देखते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो भारतीय न्यायालयों के अनुच्छेद 51 का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत नियमों को राष्ट्रीय कानून में शामिल करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में किया गया है, खासकर जहां घरेलू कानून चुप है और या स्पष्ट विरोधाभास नहीं कर पाते, ठीक है। न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशियल अप्रोच भी देखते हैं इसकी।
कि भारतीय न्यायालयों ने सामान्यतः दोहरीकरण सिद्धांत, जो इसे हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, के बजाय समावेशन सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लचीले रूप को अपनाया है। समावेशन का सिद्धांत देखते हैं, इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, यह सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम जैसे CIL स्वयं ही तब तक घरेलू कानून का हिस्सा बन जाते हैं जब तक वे संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, जिसे स्टैट्यूटरी लॉ, के विरुद्ध में ना हो। ठीक है, फिर केस लॉ देख लो इसका कि जो विश्वनाथ विश्वनाथ कुमार, जो कि ठीक है, विश्वनाथ कुमार सहगल बनाम बनाम भारत संघ, मतलब विशाखा लिखा हुआ है, जब विश्वनाथ लिखा है, ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई, स्टेट ऑफ राजस्थान का मैटर है। ठीक है, विशाखा वजह स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 वाला मैटर था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जब घरेलू कानून किसी विषय पर चुप हो तो न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रथाओं का उपयोग मानव अधिकारों की व्याख्या और उन्हें लागू करने के लिए कर सकते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जब कोई मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक लॉ है वो किसी विषय पर चुप है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, ट्रीटी हुई है या प्रथाएं चल रही हैं, उसका उपयोग मानव अधिकारों की व्याख्या और उन्हें लागू करने के लिए कर सकते हैं। न्यायालय ने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का ही प्रयोग किया है। ठीक है, जाली जॉर्ज वर्गीस बनाम बैंक ऑफ कोचिन। ठीक है, जॉली जॉर्ज वर्गीस बनाम बैंक ऑफ कोचिन 1980 का मैटर देखे तो न्यायालय ने कहा कि CIL यानी कि जो कश्मीरी इंटरनेशनल लॉ संधियां तब तक भारत में लागू है जब तक कि वे स्पष्ट रूप से लागू नहीं की जाती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। निष्कर्ष से निकला कि भारत में CIL को संसद के स्पष्ट अधिनियमों के तहत माना जाता है, लेकिन यह मानव अधिकार और संवैधानिक व्याख्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बल भी है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या होती हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स क्या होते हैं। देख लो भाई एक करके, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, इंटरनेशनल कस्टम्स पढ़ते हैं तो या प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि CIL अभी पढ़ी रहता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि से ICJ स्टैट्यूट के रूप के अनुच्छेद 38(1)(b) में वर्णित किया गया। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा की आवश्यकताएं क्या है कि किसी प्रथा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व पूरे होने चाहिए। कौन कौन से चाहिए? पहले तो राज्यों का अभ्यास, स्टेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, दर्शाता है कि राज्य वास्तव में क्या करते हैं। विशेषताएं क्या होंगी कि अभ्यास व्यापक, जैसे विडस्प्रेड, सुसंगत, कंसिस्टेंट हो और सामान्य या जनरल होना चाहिए। इसमें राज्यों के कार्य कानून, राजनयिक पत्राचार, सैन्य दिशा निर्देश आदि शामिल होते हैं। कानूनी विश्वास हो, ओपिनियो ज्यूरिस हो। ओपिनियो ज्यूरिस यह दर्शाता है कि राज्य ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें कानूनी विश्वास रहता है। अर्थ यह है कि राज्यों को यह विश्वास होना चाहिए कि वे इस प्रथा का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कानूनी रूप से बाध्य हैं। ठीक है, नॉट आउट ऑफ कोर्टसी और हैबिट। ठीक है, वो खाली कानूनी रूप से बाध्य है, इसीलिए वह इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, केस लॉ उदाहरण लेंगे कि उत्तरी सागर महाद्वीप पे शेल्फ कॉन्टिनेंटल, अभी मैंने आपको फिर भी पढ़ाया था कि ICJ ने स्पष्ट किया था कि प्रथागत नियम के लिए न केवल व्यापक और समान राज्य अभ्यास की आवश्यकता है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि यह अभ्यास किस तरह से किया जाए कि यह सिद्ध हो सके कि यह कानून के नियम में विश्वास के कारण बाध्यकारी है, ओपिनियन ज्यूरिस है। ठीक है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ना कि हवाई वाला, उसका ज्यादा मान्यता होती है। अस्थायी आपत्तिकर्ता नियम देखते हैं, जैसे प्रेसिस्टेंट ऑब्जेक्टर रूल कहते हैं। प्रथागत नियम का एक अपवाद है, एक राज्य जो प्रथा के निर्माण की शुरुआत से ही स्पष्ट रूप से और लगातार उस प्रथा का विरोध करता है, उस विशेष नियम से बाध्य नहीं होगा। और राजनयिक आश्रम देखते हैं, डिप्लोमेटिक असाइलम देखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि राजनयिक आश्रम, जिसे बाह्य प्रादेशिक आश्रम, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आश्रम भी कहते हैं, हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, लेकिन यहाँ हम इस ऐसे और स्पष्ट करेंगे। कैसे? कि इसमें परिभाषा देखेंगे कि राजनयिक आश्रय तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने देश में विदेशी दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास या युद्धोत्पाद में शरण लेता है। चूंकि दूतावास का परिसर उस विदेशी राज्य का हिस्सा नहीं होता, वह आतिथ्य राज्य की संप्रभुता अधीन होता है, लेकिन विशेष उन्मुक्ति प्राप्त होती है, इसे बाह्य प्रादेशिक कहा जाता है। राजनयिक आश्रम की सीमित प्रकृति रहती है। कैसे? कि इसमें सामान्य नियम है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामान्य CIL राजनयिक आश्रम कह दो या आश्रय कह दो, ठीक है, व्यापक रूप से मान्यता नहीं देता। अपवाद यह कि यह मुख्य रूप से केवल क्षेत्रीय संधि और रीजनल कन्वेंशंस, विशेषकर लैटिन अमेरिकी देशों के बीच ही एक नियम के रूप में स्वीकार किया गया, जैसे हवाना अभिसमय 1928 में।
केस लो देख लो, हयात इलाटारे वाला भी मैंने आपको मैटर ही पूरा पढ़ा दिया। कोलंबिया और पेरू के बीच में 1950 में हुआ था। इसका तथ्य था कि पेरू ने एक राजनीतिक नेता हयात इलाटारे ने लीमा में कोलंबियाई दूतावास में शरण ली। कोलंबिया ने उन्हें राजनयिक आश्रम दिया और एक तरफा दावा किया कि वह राजनीतिक अपराधी है। आईसीजे निर्णय क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने माना कि राजनयिक आश्रम देना अत्यावश्यकता अर्जेंसी की परिस्थितियों तक सीमित है। कोलंबिया के पास यह एक तरफा अधिकार नहीं है कि वह पेरू की धरती पर हुए अपराध की प्रकृति राजनीतिक है या सामान्य को निर्धारण करे, ये उन्होंने बोला था। और इस मामले में दी गई शरण अनियमित इरेगुलर थी क्योंकि अत्यावश्यकता की शर्त पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी प्रभाव यह रहा इस मामले ने राजनयिक आश्रम को अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक अपवादित, एक्सेप्शनल और अत्यधिक सीमित अधिकार के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। क्योंकि उसने बाद में ये कह दिया था कि अब ये कोलंबिया, मैंने कह दिया कि उनकी जो असाइलम थी, आश्रय था, वो इरेगुलर था, अत्यावश्यकता की शर्त को पूरी नहीं करता था। लेकिन ये उसी पे डिपेंड होगा, कोलंबिया पे, कि वो उसको हयात इलाटारे को सौंपेंगे या नहीं सौंपेंगे। ठीक है, ये मैटर था। तो इसीलिए अब बाधित बना दिया। यहाँ पे हम लोग के चारों जो टिप्पणियां थी वो समाप्त हो गई। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी टिप्पणियां। और इसके बाद एक और टॉपिक बचा है हम लोग का, वो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी सब्जेक्ट के आते रहेंगे, क्योंकि मेरे को तो अब बल्क में ही वीडियो डालनी है। अब बल्क में वीडियो आएंगे तो आपको तो बस देखना है, मेरे को बनाना है, आपको देखना है। ठीक है, ध्यान रखना 5 तारीख तक मैं सब कुछ फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपना भी बहुत कुछ देखना है। ठीक है, 5 तारीख तक लगभग फिनिश करके और हम लोग अपना रिविजन स्टार्ट कर देंगे। और चलिए, राम राम।